हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर रहने वाला है, वो रहने वाला है कक्षा 12वीं साइंस और सब्जेक्ट अपना रहेगा, वो रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज का जो अपना अध्याय रहेगा, वो रहेगा बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर रहेगा आज अपना बायोमोलिक्यूल्स। और ये वीडियोज़ जो हैं, वो आने वाले हैं स्पेशली इंग्लिश मीडियम के बच्चों के बारे में हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना देखते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? व्हाट इज़ बायोमोलिक्यूल? देखो, बॉडी के जितने लिविंग सिस्टम हैं, लिविंग सिस्टम का मतलब लिविंग ऑर्गन, भले ही वो सेल हो, भले ही वो टिश्यू हो, भले ही आपकी पूरी के जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, है ना, रेस्पिरेशन सिस्टम हो, आपका माइंड हो, ब्रेन हो, जितने भी बॉडी के ऑर्गन हैं, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। किसके लिए? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए। यदि आपकी कोई बॉडी की सेल्स डैमेज होगी, तो उस डैमेज सेल को रिपेयर होने के लिए किसकी जरूरत है? एनर्जी की। एंड देयर बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस का यहाँ मतलब है, जैसे भोजन को आपको डाइजेस्ट करना है, जैसे आपके पास स्टार्च है और स्टार्च से आपको ग्लूकोज बनाना है, तो उसके लिए स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जो रिएक्शंस काम में आती हैं, उसको बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। उन बायोकेमिकल्स के लिए भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उन सभी बायोकेमिकल्स रिएक्शन के लिए। और ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बायोकेमिकल्स रिएक्शंस फॉर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कह रहा है कि भाई बायोकेमिकल्स रिएक्शन जो है वो कोई बायोकेमिकल बायोमोलिक्यूल्स, ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। जी, ये हमारे समझ में आ गई। बहुत अच्छी सी बात सर, बहुत अच्छा हमारे समझ में। अब ये एक छोटी-सी बात मैं और लिखता हूँ यहाँ पे आपके लिए, ज़रा ध्यान से। ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम का क्या होते हैं? बेस होते हैं। सुनो ज़रा। बायोमोलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। इस लाइन का अर्थ बताऊंगा मैं। ईच अदर एंड form of base of biological सिस्टम। हाँ भाई, इस बात को आप बड़े अच्छे से समझना, ये बायोलॉजिकल सिस्टम का बेस कैसे होते हैं और कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ये सामान्य सी बात है। अब आपके हेयर ग्रोथ हो रहे हैं, तो ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए आपको? एमिनो एसिड चाहिए। एमिनो एसिड कहाँ से मिलेंगे आपको? एमिनो एसिड दोस्तों आपको मिलेंगे प्रोटीन से। तो प्रोटीन क्या है आपका? बायोमोलिक्यूल से। आपको काम करने के लिए, वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। डेली लाइफ में जितने भी वर्क करते हो, अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी, तो आप थके हुए महसूस करोगे। मतलब आपकी बॉडी के अंदर थकान आ जाएगी। मतलब आपकी बॉडी के अंदर हीट नहीं रहेगी, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, कोल्ड अगर है, तो उस कोल्ड से बचाने के लिए भी शरीर को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो सब चीज़ें लिपिड से मिलती हैं, फैट से मिलती हैं। ये फैट हो गया। अगर आपका बॉडी की मैं बात करूँ कि बॉडी का जो यूनिट है वो सेल है। सेल में अगर ग्रोथ होगी, सेल के अंदर रिएक्शंस होंगी, डिवीज़न होंगी, वो सारे किसके ऊपर बेस्ड हैं? सारी इस बायोमोलिक्यूल्स पे बेस्ड हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल कौन-कौन से हैं? एग्जांपल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मैं बात करूँ सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की, मैं बात करूँ साथियों प्रोटीन की, मैं बात करूँ लिपिड की, लिपिड्स की, और एक आपका और रहेगा विटामिन्स, हार्मोन्स। हार्मोन्स में अनबैलेंस हो जाएगा तो दिक्कत ही हो जाएगी जी। हार्मोन्स पढ़ेंगे, छोटा-सा है, माइनर सा टॉपिक है, वैसे तो ये बायोलॉजी में पढ़ते हैं हार्मोन्स। और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक
एसिड, न्यूक्लिक एसिड में अपन 2 चीज़ें देखते हैं, एक तो डीएनए देखते हैं, आरएनए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का अर्थ होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड और एक इसके अंदर है एंजाइम, छोटा-सा टॉपिक। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, इसी एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट कहते हैं, बायोकैटलिस्ट। ये इन सारे टॉपिकों की अपन साथियों चर्चा करने वाले हैं। ये मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट की, अपन बात करेंगे प्रोटीन की, अपन बात करेंगे लिपिड की। ये सारे के सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं और आपकी बॉडी का बेस है, आपकी लिविंग सिस्टम का बेस है। विटामिन अगर शरीर में नहीं होंगी तो शरीर में डिजीज हो जाएंगे बहुत सारे। अगर हार्मोन शरीर में नहीं होंगे तो देखो अब समझ में आया आपके, देखो बॉडी का निर्माण, इंफॉर्मेशन एक दूसरे एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल हो रही है तो वो हार्मोन्स की मदद से हो रही है। और आप क्या हो, क्रोमोसोम जो है वो डीएनए के बने होते हैं, आरएनए के बने होते हैं, उनका भी यही बेस है। और एंजाइम मतलब जितने भी बॉडी के अंदर सिस्टम, उसके अंदर एंजाइम की तो रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, तो हेडिंग लिख लेते हैं अपन, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, अब ये कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर बना है साथियों। कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है, सुन। पहला शब्द है कार्बो और दूसरा शब्द है हाइड्रेट। तो मैं एक साइड में लिख देता हूं यहाँ पे कार्बो, और दूसरी शब्द साइड में हमने लिखा हाइड्रेट। जी, कार्बो का अर्थ है साथियों कार्बन। चलो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, आप इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से देख। ये है क्या साथियों, कार्बन, समझ में आया। और यहाँ जो हाइड्रेट है, उस हाइड्रेट को अपन बोलते हैं H2O। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल सा क्या अर्थ निकला कि कार्बन और वाटर से मिलकर बने कंपाउंड है, और इस इन दोनों को ऐड कर दें तो अपन कहेंगे ना वाटर कंटेनिंग कार्बन। कार्बोहाइड्रेट क्या है, मतलब हाइड्रेट मतलब क्या, वाटर कंटेनिंग कंपाउंड, वाटर कंटेनिंग मैं इसको एक और लिख देता हूं, वाटर कंटेनिंग कंपाउंड। कार्बन का अर्थ कार्बन, और कार्बो का अर्थ कार्बन, हाइड्रेट का अर्थ वाटर। तो क्या बन गया ये वाटर कंटेनिंग कंपाउंड। तो क्या है भाई कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट वर्ड्स को देखें तो हम इसको कहेंगे वाटर कंटेनिंग कंपाउंड, वाटर कंटेनिंग कंपाउंड्स। क्या है, बायोमोलिक्यूल्स हैं। क्या है भाई, बायोमोलिक्यूल्स हैं। क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। इस डेफिनेशन को लिख लेना एक बार, लेकिन ये लागू नहीं होगी। अब देखो कार्बन का अर्थ कार्बन है, हाइड्रेट का अर्थ H2 है। तो इन दोनों से एक इसका एक सिंपल फॉर्मूला बनता है, हम लिखते हैं कार्बन और यहां लिखते हैं H2O। ये लिखा जी, जी। और यहाँ कार्बन की संख्या x और H2O की संख्या कितनी हो गई, y। मतलब कार्बन के मोल कितनी हो गई, x, और H2O के मोल कितनी हो गई, y। मतलब कार्बन x है और H2O y है। ध्यान इस बात का रखना, जब ये कार्बोहाइड्रेट पढ़ो, x और y का मान कम से कम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 6 से नीचे ये कार्बोहाइड्रेट नहीं। कुछ एक्सेप्शन आएंगे तब इसके अपन बात करेंगे। तो जनरली फॉर्मूला और लिख देता हूं मैं इसका। जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने लिखा CX H2O Y। व्हाट इज X, X नंबर ऑफ कार्बन, व्हाट इज H2O, नंबर्स ऑफ हाइड्रेट। हम लिखते हैं यहाँ पे X, Y आर नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एंड H2O। और कम से कम कितने होने चाहिए, तो ध्यान रखना X एंड Y जो कम से कम है ना, कम से कम 6 होना चाहिए।
6 से नीचे होते ही ये कार्बोहाइड्रेट नहीं हो। इंपॉर्टेंट बात है ये। अब कैसे इंपॉर्टेंट बात है, अब अपन इसकी अपन क्या करने वाले हैं, पूरी चर्चा करने वाले हैं। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे बड़ा ध्यान से सुनना भाई इस बात को भी। एग्जांपल हमने लिखा, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ C6H2O Y, C6H2O 6। अब इसको देखना, कार्बन की संख्या कितनी, 6, H और जल की भी नंबर्स कितने हैं, 6। क्या लिखोगे, C6H12O6। ये जनरल फॉर्मूला किसका, ध्यान रखना, ये है भाई साहब ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, ये आप इसको बोल सकते हैं अपन ग्लूकोज, इसी को अपन बोलेंगे फ्रक्टोज। अब बच्चों का एक सवाल आता है कई बार, और मैं उस सवाल का जवाब भी दूंगा, और इसी को अपन बोलते हैं मेनोज, और साथियों इसी को बोलते हैं ग्लैक्टोज। अब बच्चे कहेंगे सर फॉर्मूला एक है, जबकि आपने तो बताया अलग अलग है, ग्लूकोज का भी, फ्रक्टोज का भी, मेनोज का भी और ग्लैक्टोज का फॉर्मूला एक है, फिर ये अलग अलग कैसे होंगे, बताएंगे। इनमें जुड़ा हुआ जो कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप है, उसके आधार पे अपन को बताएंगे कि भाई ये अलग अलग कैसे हैं। आया समझ में सर? आया। अगला उदाहरण देखते हैं एक और। अगर अपन इसकी संख्या दोगुनी कर दें तो C12H2O 12। लेकिन जब आप इसका फॉर्मूला लिखोगे तो साथियों ऐसे लिखोगे C12H22O11 प्लस इसमें से जल क्या निकलेगा साथियों, बाहर निकलेगा। क्योंकि जब भी दो कार्बोहाइड्रेट, जब भी दो 6 की इकाइयां आपस में जुड़ती हैं तो वाटर कंटेनिंग क्या निकलता है, अलग से निकलता है। तो इसका फॉर्मूला हो गया ये C12H22O11। ये किसका फॉर्मूला है जी, ये फॉर्मूला भाई साहब आपके किसका, सुक्रोज का। सुक्रोज मतलब आप जो घर में चीनी खाते हो उसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसका है जी, ये फॉर्मूला है आपके माल्टोज का। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है जो आप दूध पीते हो उसका जो मीठापन है, लैक्टोज। समझ में आया सर? बिल्कुल। एक एग्जांपल और देखते हैं, वो एग्जांपल आपके सामने ये रहा, C6H2O, और हमने यहां लिख दिया, और सर मान लो हम ये कर दें तो CnH2O, यहां भी N कर दें, तब इसको कैसे लिखो, फिर वही बात है, एक कंटेंट बाहर निकाल देंगे तो अपन लिखेंगे इसको C6H10O5, हाँ अपन लिखेंगे N। N मतलब नंबर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर N, मेनी। चलो जी, इसके उदाहरण लिखो आप। इसका उदाहरण आपको एक तो लिखना है स्टार्च, और एक लिखना है सेलुलोज, और एक साथियों ध्यान रखना ग्लाइकोजन। हालांकि अपने टॉपिक में नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख दूं एक ग्लू, इसको अपन गोंद बोलते हैं, है ना? हिंदी में लिख दिया भाई गोंद, आप समझ जाओ। ये सभी क्या है, ये इस जनरल जनरल फॉर्मूला जो केमिकल फॉर्मूला, उसके ऊपर बेस मैंने आपको क्या पढ़ाए हैं, उदाहरण पढ़ाई हैं साथी। ये उदाहरण इसका है, एक बार दोबारा देखो एक बार, कि जब हमने कार्बन की संख्या 6 रखी तो ये बना, और उसकी उदाहरण हमने ये लिखी, जब हमने संख्या 6 की जगह हमने कितनी लिख दी, 12 लिख दी, तब फॉर्मूला बना ये, और जब संख्या हमने n लिख दी तब फॉर्मूला बना ये। बट केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होंगे। एक्सेप्शन कैसे होंगे, तो चलो देखते हैं एक्सेप्शन। कुछ अभी मैं कुछ ऐसे फॉर्मूले लिख रहा हूं जो एकदम एग्जैक्ट डिटो फॉलो कर रहे हैं, किसको, C6H2O को, बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। केमिकली फॉर्म में वो ऐसे लग रहे हैं, आपको देखने में ऐसे लगेंगे सर ये कार्बोहाइड्रेट, बट वो कार्बोहाइड्रेट है नहीं। तो देखना एक बार एक्सेप्शन में, दीज आर कार्बोहाइड्रेट, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड which follow general formula of carbohydrate, but
बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। ये इंपॉर्टेंट लाइन, बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। ये एमसीक्यू सवाल बनेंगे ना तब आएंगे आपके काम के। बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। इस लाइन को थोड़ा अंडरलाइन करता हूं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं आपको बताने जा रहा हूं साथियों, जो जिनका जनरली फॉर्मूला किससे बनता है, मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, बट दे आर डू नॉट कार्बोहाइड्रेट। वो वास्तव में क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एक फॉर्मूला, जैसे ये हमने फॉर्मूला लिखा, जैसे इसका फॉर्मूला लिख देते हैं पहले यहाँ पे, ताकि आपको ये याद आ जाए कि मैं किस फॉर्मूले की यहाँ पे साथियों बात कर रहा हूं। मतलब इस फॉर्मूले की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। पेन दूसरा लेना पड़ेगा एक बार। CH2O, यहाँ पे X और यहाँ पे Y, इस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ। अब देख लेना एक बार, है ना, संभाल लेना इस बात को। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल में बात करूँ, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला देखोगे ना साथियों, तो ये दिखेगा आपको। ये तो है तो ऐसे HCHO, दिखाई दिया सर? बिल्कुल दिया। बट जब मैं इसको तरीके से लिखता हूं ना, तो देखो ऐसे लिखा जाएगा, CH2O। अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसको यहाँ पे, इसको मैं एक बार ब्रेक में बंद कर दूं, यहाँ पे इस कोने में बंद कर दूं, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी, एक, और यहाँ कार्बन की संख्या कितनी, H2O की संख्या कितनी, एक। बताओ इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ कर रहा है। बट ये क्या नहीं है साथियों, ये कार्बोहाइड्रेट है। ये ऑर्गेनिक रूप से, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य फॉर्मूला बता रहे हो आप, उसको फॉलो कर रहे हैं। ये एक्सेप्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। एक और लिखते हैं अपन, देखना, एक और उदाहरण लिख रहा हूं मैं। एसिटिक एसिड, देखो ये रहा आपके सामने एसिटिक एसिड, CH3COOH। अब कहेंगे सर ये कहां से फॉलो कर रहा है? कर रहा है भाई, जरा ध्यान से देखो, और बड़ी ध्यान से देखते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है? दो, हमने यहाँ लिख दिए दो, और हाइड्रोजन को हम बैलेंस करके एक बार तरीके से लिख देते हैं, H2O2। अब देखो एक बार, फॉर्मूला क्या है अपना? फॉर्मूला तो यही है, CX H2O, है कि नहीं? है बताओ, ये इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डिटो फॉलो कर रहा है। नंबर्स ऑफ X एंड Y बराबर कितने आ रहे हैं? दो। बट फिर भी ये क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एसिटिक एसिड है। एक और उदाहरण की आपके सामने चर्चा कर देता हूं मैं, ये भी उदाहरण परीक्षा में आता है, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड को आप देखोगे जनरली तो आपको ये मिलेगा आपको। मैं विद प्रूफ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये क्यों नहीं है। ये देखो जी, ये लैक्टिक एसिड है, और ये कायरल कार्बन है, क्योंकि इसको मैं स्टार बना के लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये फिर बताऊंगा कभी आपको, एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। अब कार्बन एक, दो और तीन, हमने लिख दिया तीन, और H2O कितने हैं यहाँ पे, और ये भी कितने हैं, तीन। अब ये डिट्टो फॉर्मूला किसके बराबर है? देखो आप एक बार, है ना, CH2OY। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, X, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, Y। है ना, X की जगह पे कितने, तीन है, और H2O की जगह पे कितने? साथियों ये क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो मैंने बात क्या की है, लिखा क्या है, एक्सेप्शन में मैंने लिखा कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट फिर भी कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला है CXH2O, उसको क्या कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं। जैसे एल्डिहाइड हमने लिखा, एसिटिक एसिड हमने लिखा, जिसको विनेगर से प्राप्त किया जाता है, फिर बताएंगे अपन। जैसे लैक्टिक एसिड हमने लिख दिया, बॉडी के अंदर जब थकान हो जाती है तब लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। दही के अंदर, कर्ड के अंदर भी यही होता है, लैक्टिक एसिड होता है। आगे देखते हैं, एक और है एग्जांपल इसी का ही। अब की बार क्या है, केमिकल फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा है, बट कार्बोहाइड्रेट है। देखो, एक रेमनोज नाम की शुगर होती है, देखते हैं अपन। रेमनोज इज sugar and its formula
इज, वो इज के बाद वाली चीज समझना आप तो, है ना? C6H12O5, ये इसका फॉर्मूला है। इट इज एक कार्बोहाइड्रेट, बट इट इज डजंट डजंट फॉलो ऑफ जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपको समझ में, मैंने थोड़ा मोटा लिख दिया है दोस्तों, लेकिन समझना इस बात को, मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है, समझना आप इस बात को कि भाई कि रेमनोज जो है वो एक शुगर है और उसका केमिकल फॉर्मूला ये है, बट वो आपका जो कार्बोहाइड्रेट का जो केमिकल फॉर्मूला है उसको क्या नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। फॉलो करना चाहिए, ये फॉलो कर नहीं रहा है। जो फॉलो कर रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जी, अब अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की चर्चा कर लेते हैं। टॉपिक पे थोड़े पेज को थोड़ा करते हैं, जरा लिखते हैं भाई, कुछ समझ में भी। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है जी। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अब क्लासिफिकेशन ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट है वो दो प्रकार का है। किस बेस पे आप दो प्रकार के बता रहे हो? कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं टेस्ट में मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं, कुछ नहीं होते। जैसे आप घर पे आटा वगैरह खाते हो, रोटियां वगैरह खाते हो, मीठा नहीं होता। अगर आप चीनी खाओगे तो आपको मीठा लगेगा। इस बेस पे एक होते हैं शुगर और एक होते हैं नॉन शुगर। शुगर होते हैं वो क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर के होते हैं, नॉन शुगर नहीं होते, उनकी कोई विशेष शेप नहीं होती। सबसे पहले अपन बात करें इसकी, शुगर कार्बोहाइड्रेट की, तो 2 नंबर पे अपन बात करें नॉन शुगर की। समझ में आया सर? बिल्कुल समझ। अब अगर मैं बात करूं कि शुगर जो है इनमें मोनोसेकेराइड, एक शब्द बता रहा हूं मैं, मोनोसेकेराइड। आप अपने मस्तिष्क में एक बात बैठा लेना, जब भी मैं मोनोसेकेराइड बोलूं ना मेरे भाई, मैं एक शब्द बोल रहा हूं, यहां लिख देता हूं एक बार, मोनोसेकेराइड। जब भी मैं मोनोसेकेराइड बोलूं मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। C6H12O6, ये टर्म अपने दिमाग में बैठा लो, C6H12O6 बैठा लेना कि इसको मैं मोनोसेकेराइड बोल रहा हूं। और मैं ये इसे कहता हूँ कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट यही है ना? दिमाग में बैठाना एक बार आप। अब मैं कह रहा हूं कि शुगर, शुगर होती है 3 प्रकार की। किस बेस पे कह रहे हो आप? जिसमें कार्बन, जिसमें केवल C6H12O6 एक यूनिट, मैंने अभी बोला था ना, 1 मिनट पहले एक शब्द बोल के आया हूं मैं। यदि ये एक यूनिट है तो अपन इसको बोलेंगे मोनोसेकेराइड। अगर यूनिट 2 से लेके 10 के बीच में तो उसको बोलेंगे अपन ओलिगोसेकेराइड। और यूनिट की संख्या बहुत ज्यादा है तो उसको अपन बोलेंगे पॉलीसेकेराइड। आ जाओ आप इस टॉपिक पे, ये लो शुगर। अगर यूनिट की संख्या, यूनिट, एक यूनिट का मतलब मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, देखो ये जो है इसको बोलते हैं 1 यूनिट। अगर आपने वीडियो बीच में देखा तो समझ में नहीं गया, यूनिट 1 है तो उसको बोलेंगे मोनोसेकेराइड। आ जाओ, तो इस बेस पे सबसे पहले इसको अपन लिखते हैं क्या, नंबर 1, इसको अपन बोलते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जी। दूसरे 2 नंबर पे कैसे होंगे? 2 नंबर पे होंगे भाई साहब ओलिगोसेकेराइड, मतलब यूनिट की संख्या 2 टू n होगी, 2 टू 10 होगी। n वाला अपने पॉलीसेकेराइड तो आगे पढ़ेंगे अपन। ओलिगोसेकेराइड, ओलिगो, समझ में आया? दो ही प्रकार के होते हैं शुगर, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड।
अब बात करते हैं नॉन शुगर की। किसकी? नॉन शुगर की। बेटा ये होते हैं पॉलीसैकेराइड। ये कैसे होते हैं? पॉली पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। शुगर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। किस बेस पे आपने क्लासिफिकेशंस किया? शुगर और नॉन शुगर के बेस पे भी। शुगर का मतलब कैसे होते हैं? जो स्वीट होते हैं, और नॉन शुगर का मतलब जो स्वीट है। अब मोनोसैकेराइड का मतलब 1 यूनिट, और ओलिगोसैकेराइड का मतलब यूनिट की संख्या 2 to 10, और पॉलीसैकेराइड का मतलब यूनिट की संख्या n। और इस पॉलीसैकेराइड में अपन 2 ही चीजों की चर्चा करेंगे। एक तो साथियों अपन करेंगे स्टार्च के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या कितनी चीजें पढ़ने वाले हैं अपन? 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। मैं उन पॉलीसैकेराइड को मैं थोड़ा आगे लिख रहा हूँ, है ना? यहाँ लिख देता हूँ मैं, वो याद रह जाएगा। आप वहीं लिख रहे हैं ना, वहाँ ये जो फोटो वगैरह आ रही है तो उसमें वो सेट होगा नहीं, फिर आपके दिखेगा नहीं। पॉलीसैकेराइड का मतलब हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी 2 चीजें बताओ आप? एक तो पढ़ेंगे अपन स्टार्च, और एक अपन पढ़ेंगे सेलुलोज। बोलो आपके समझ में आया कि नहीं आया? सर बहुत अच्छे से समझ में आया, और बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है। अब सवाल ये है कि मोनोसैकेराइड क्या है, या डाइसैकेराइड क्या है, या ओलिगोसैकेराइड क्या है? उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? मतलब आप जिसको मोनोसैकेराइड बोल रहे हो जनरली वो है क्या, तो आप कैसे कहोगे? सवाल तो ये है। तो समझ में आ रहा है सर बहुत अच्छे से? मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि कार्बोहाइड्रेट में या तो कीटोन होगा फंक्शनल ग्रुप, या एल्डिहाइड होगा, और उसके साथ में एक चीज पक्की मिलेगी। क्या सर? उसके साथ में मिलेगा आपको पॉलीहाइड्रोक्सी। मतलब OH के ग्रुप 4 या 4 से ज्यादा मिलेंगे, दो से ज्यादा मिलेंगे। पोली का मतलब नंबर्स ऑफ OH आर मोर देन 2। समझ में आ रहा है? तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें या तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, और जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने हो, नंबर्स ऑफ जिनके कितने हो, 2 से मोर देन हो। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। नोन एज कार्बोहाइड्रेट। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मैं इस शब्द को थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको समझ में। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब भी आपको पता होगा, HCHO। और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। आगे सुनो। जनरली दे हैव एसिमेट्रिक कार्बन। एक नया टर्म आ गया, एसिमेट्रिक कार्बन। या इसी एसिमेट्रिक कार्बन को एक और शब्द बोलते हैं क्रेल कार्बन। कौन सा कार्बन? क्रेल। अब जो वर्ड आ गए उनकी तो चर्चा करनी पड़ेगी जी। एसिमेट्रिक कार्बन, या जिसको हमने बोला क्रेल कार्बन, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें किसी कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप यदि कंप्लीट करता हो उसे अपन बोलते हैं एसिमेट्रिक, या उसे अपन बोलते हैं कायरल कार्बन। और ध्यान रखना, जब भी कार्बन के ऊपर ऐसा है तो हम उससे शो करेंगे, C स्टार से शो करेंगे। नोट्स में मत लिखना ये लाइन। और चलो ये लिख देता हूं, कायरल कार्बन। आपको याद रह जाएगा, ये कार्बन कायरल कार्बन होगा जब भी मैं कार्बोहाइड्रेट में लिखूंगा तो यहाँ पे C लिखूंगा, मतलब कार्बन तो आ गया तो C तो लिखना ऑब्वियसली। और यहाँ हमेशा उसके ऊपर क्या लिखूंगा? स्टार। इसका मतलब समझ जाना मास्टर किसकी बात कर रहा है। वैलेंसी ऑफ कार्बन आर डिफरेंट डिफरेंट, दैट इज एसिमेट्रिक कार्बन। अंडरस्टैंड यू? अब थोड़ी देर पहले हमने एक बात की थी कि साहब ये तो शुगर होते हैं और ये तो नॉन शुगर होते हैं, थोड़ी सी उनकी चर्चा कर लेते हैं। दोबारा से लिख देता हूँ मैं आपके लिए। कार्बोहाइड्रेट सी,
एक हमने पहला लिखा था शुगर। शुगर कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, स्वीट एंड टेस्ट होते हैं। तो पहले हम शब्द लिख देते हैं, वाटर सोल्यूबल, तीसरा स्वीट एंड टेस्ट। आप अगर अंगूर खा रहे हो तो वो टेस्ट में कैसे हैं? मीठे हैं सर, स्वीट इन टेस्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रिस्टलाइन। स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब है, स्ट्रक्चर इसकी क्या होती है? विशेष होती है। जैसे एग्जांपल में मैं बात करूं तो, जैसे आ गया आपका ग्लूकोज, जैसे आपका आ गया फ्रक्टोज, है ना? ये सभी कैसे हैं? शुगर होते हैं। जैसे लैक्टोज भी शुगर है, जैसे आ गया माल्टोज। समझ में आया सर? बिल्कुल। दूसरी अपन साथियों बात कर लेते हैं नॉन शुगर के, इसकी बात कर लेते हैं नॉन शुगर। ये कैसे होते हैं? देखो, वो क्रिस्टल होते हैं तो ये नॉन क्रिस्टल होते हैं, लेकिन नॉन क्रिस्टल होते हैं। और वाटर में कैसे होते हैं? नॉन सोल्यूबल होते हैं। और स्वीट में कैसे होते हैं? टेस्ट लेस होते हैं। फिर रखना, पहली लाइन क्या लिखोगे? नॉन क्रिस्टलाइन, एम्फॉर्मस भी बोलते हैं इसको, नॉन की जगह। मैं दोनों शब्द लिख देता हूं, ये लिखा और हमने एक और शब्द लिखा, नॉन नॉन क्रिस्टलाइन। जी। और कैसे होते हैं? वाटर सोल्यूबल, वाटर इन सोल्यूबल। कम सोल्यूबल होते हैं थोड़े से उसके मुकाबले, तो ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। तीसरा लिखना, टेस्ट। एम्फॉर्मस होते हैं, मतलब नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। वाटर इन सोल्यूबल, कम सोल्यूबल होते हैं, थोड़े मिनिमम होते हैं, ध्यान रखना इस बात का भी। और टेस्ट लेस होते हैं। तीन चीजें अगर होंगी तो वो कैसे होंगे? नॉन शुगर होंगे। सर एग्जांपल बताओ ना, हमें तो वही आते हैं परीक्षा में। तो एक तो आपको ध्यान रखना है, आपको स्टार्च। और एक आपको ध्यान रखना है, एक आपको ध्यान रखना है सेलुलोज। और एक आपको ध्यान रखना है, दूसरा कोई आपको ध्यान में रखना। समझ में आया सर? बिल्कुल आया, और बहुत अच्छे से आया। साथियों, आज की क्लास अपनी पहली क्लास है, और ये क्लास इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए थी। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, तो आप कमेंट में कमेंट डाल देना, ताकि मैं अगले वीडियो को बहुत अच्छे से, बहुत सुव्यवस्थित तरीके से ले आ पाऊं और आपको बहुत अच्छे से साथ। मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।